मानव एक सामाजिक प्राणी है और विभिन्न दौर में अपनी सभ्यता को विकसित करते हुए उसने विकास के नए आयाम रचे हैं। ये विकास इसी प्रकार चलता रहे और मानव सभ्यता कभी नष्ट ना हो, इसीलिए विधि और कानून का सहारा लिया जाता है, जिसके ज़रिए उन्हें जीवन जीने के नियम सिखाए जाते हैं और साथ ही उन नियमों को ना मानने पर उन्हें दंडित कर उन्हें रिफॉर्म किया जाता है और समाज की मुख्य धारा में फिर से जोड़ने का प्रयास भी किया जाता है। हमारे देश में भी कानून की अनेकों दंड संहिताएं हैं, जिसके ज़रिए हम क्रिमिनल्स को सुधार कर समाज की मुख्य धारा से फिर से जोड़ते हैं। आज हम कानून से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता और हिसार बार एसोसिएशन के 3 बार प्रधान रह चुके, दशकों से प्रैक्टिस कर रहे हैं श्री सुरेंद्र सिंह ढुल जी से, जो हमारे तमाम सवालों के जवाब देंगे और हमारी शंकाओं का समाधान करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री सुरेंद्र ढुल जी। थैंक यू। आज मेरा आपसे जो पहला सवाल है वो यही है कि हम बचपन से सुनते आए हैं, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। और जब बात होती है क्रिमिनल केसेस के रिफॉर्म्स की, क्रिमिनल के जो रिफॉर्म्स हैं उनकी, तो हम एक चीज़ जो है वो भूल जाते हैं, जो है कि आपके जो ट्रायल्स हैं वो बहुत लंबे चलते हैं। अमूमन देखने में आता है कि कई केसेस में तो जो ये ट्रायल्स हैं इतने लंबे होते हैं कि कारावास जो है वो उस सज़ा से कहीं ज़्यादा हो जाता है, सज़ा से ज़्यादा सज़ा भुगत चुका होता है दोषी। तो इसे आप किस नज़र से देखते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, कानून हमारा कोई गलत नहीं है जी, कानून में कोई कमी नहीं है। रही बात कि कानून का डिले जस्टिस की हम भी सुनते आ रहे हैं जी, डिले जस्टिस के अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे हमारे यहाँ पर CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 167 में मैं यदि क्रिमिनल की बात करूं, जी, कोई भी FIR दर्ज होती है तो उसमें प्रावधान है कि पुलिस को एक इन्वेस्टिगेशन का टाइम दिया हुआ होता है। जी, उसमें नॉर्मल केसेस के अंदर 60 दिन का टाइम होता है और जो हीनियस क्राइम होते हैं जिनमें सेशन ट्रायल होता है मोस्टली, जी, उनमें 90 दिन का टाइम होता है। लेकिन एक स्पेसिफिक एक्ट है NDPS एक्ट। जी, NDPS एक्ट जैसे कि जिसमें चर्स, अफीम एटसेट्रा इस टाइप के कोई केसेस के अंदर एक स्पेशल एक्ट बनाया हुआ है, उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन का टाइम 180 दिन का रखा गया है, जी, ताकि प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन की जा सके, किसी निर्दोष को सजा ना हो। इस बात के लिए तफ्तीश पूरी होने के बाद चार्जशीट कोर्ट में सबमिट होती है। जी, अब उसके बाद कोर्ट का ट्रायल स्टार्ट होता है और ट्रायल के दौरान कई बार क्या होता है कि एक से ज़्यादा मुलजिम होते हैं और एक से ज़्यादा मुलजिम होने में यदि कोई भी मुलजिम ट्रायल के दौरान गैर हाजिर हो जाता है, जी, तो हमारे कानून में यह प्रावधान है कि भी किसी भी एक्यूज्ड का यदि गैर हाजिर है तो उसका ट्रायल कंडक्ट नहीं किया जा सकता उसकी गैर हाजिरी में। जी, लेकिन उसको फास्ट करने के लिए हमारे अब हर कोर्ट के अंदर उसकी हाजिरी माफ़ी का प्रावधान है। जी, उसकी हाजिरी माफ़ी के दौरान यदि उसकी तरफ से वकील जो पैरवाई कर रहा है उसकी हाजिरी माफ़ी की दरखास्त लगाएगा, उसमें एक शर्त रख दी जाती है कि उस एक्यूज्ड की, उस मुलजिम की गैर हाजिरी में जो भी गवाह आए हुए हैं हम उनको कंडक्ट करवाएंगे, उनकी एविडेंस करवाएंगे, ताकि उसकी वजह से कोई डिले ना हो। और रही बात, पहले जैसे लंबी लंबी तारीखें लग जाती थी, उस पहले जजेस भी कम होते थे, अब जजेस की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अब लंबे वाली बात नहीं है, वो सिर्फ एक कहावत बनकर रह गई है। जी, जी। हम बात कर रहे हैं सोशल रिफॉर्म्स की, कानून में। लॉ में एक और कहावत है, कहावतें आज मुझे बहुत याद आ रही हैं कि जेल, नॉट बेल शुड बी एन एक्सेप्शन। लेकिन मतलब इसका मतलब है कि जो आपकी जमानत है वो हो जानी चाहिए, ना कि जेल को प्राथमिकता दी जाए, कारावास को। लेकिन जो आपके पॉलिटिकल ऑफेंसेस होते हैं इनमें अमूमन देखने में आता है कि जो जमानत है, बेल है, वो जल्दी से नहीं मिलती है। तो ये ऐसा क्यों है? देखिएगा, ये लोगों में एक भ्रम है कि पॉलिटिकल लोगों को जमानत या कुछ एक में ये भी भ्रम है कि पॉलिटिकल लोग जमानत करवा लेते हैं, कुछ एक में ये भ्रम है कि पैसे वाले लोग जमानत करवा लेते हैं, कुछ एक में ये भी आपका एक ये भ्रम है कि पॉलिटिकल केसेस वही होते हैं कि जैसे कि राजद्रोह, सेडिशन एटसेट्रा के जो केसेस हैं अंडर सेक्शन 124A, इसके अंदर 3 साल की भी सजा है, लाइफ की भी सजा है जी। और इस टाइप के केसेस के अंदर क्या होता है कि यदि कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ कोई भी
सरकार की आलोचना करे सभ्य तरीके से तो वो तो सही है। यदि सरकार को गंदे तरीके से इंसल्ट करते हुए करता है तो उसको राजद्रोह की भाषा में काउंट गिना जाता है, उसके ऊपर सेक्शन 124A लगता है। इसी प्रकार क्योंकि सरकार ही तो एक ऐसी है जो कानून बनाती है, और सरकार कौन होती है? जो पब्लिक के नुमाइंदों से चुनी गई होती है। आम, इसका मतलब वो आम जनता की सरकार है। आम जनता की सरकार जो कानून बनाती है वही कानून की पालना कोर्ट जजिस द्वारा की जाती है। अब जो कानून बना दिया सरकार ने उसके अकॉर्डिंग ही कोर्ट चलती है, उसी की ही पालना करती है। अब कोर्ट के अंदर यदि कोई अवहेलना करता है या कोर्ट के जजिस की कोई अवहेलना करता है तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की परिभाषा में आता है। इसी प्रकार यदि सरकार की कोई अवहेलना गंदे तरीके से करता है तो उसमें सेडिशन की परिभाषा में आता है। तो ऐसा नहीं है कि सेडिशन में सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। जी बिल्कुल। हम बेल पे बात कर रहे हैं जी। तो एक और बात है कि इन लॉ लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, लेकिन जो इसमें है ना बात आ जाती है बराबरी की भी कि हम कितना इक्वलिटी देते हैं। जो एक अनपढ़ है, अशिक्षित है, संसाधनहीन व्यक्ति है, उसे कहीं ना कहीं बेल के लिए या कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत हाथ पैर मारने पड़ते हैं या वो इन चीज़ों से वंचित रह जाता है। वहीं एक जो रसूखदार तबका है, जो बाहुबली हैं, जिनके पास पैसा है, संसाधन हैं, वो अपने ट्रायल्स के लिए, अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। कई बार देखना था सीधे सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ये क्या है, इसको हम कैसे देख सकते हैं? ये कोई भ्रांति है। कानून सबके लिए बराबर है जी। कानून सबके साथ एक समान व्यवहार करता है जी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं मैं कि भी बहुत सारे केसेस के अंदर, जैसे यदि पॉलिटिकल लीडर्स के, अब ओम प्रकाश चौटाला जी उनको सजा हुई, ये वो भरम तो खत्म हो गया ना। इधर से लालू प्रसाद यादव जी, उनके पास कौन सा पैसे की कमी थी? इसलिए कानून की नजर में ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई पॉलिटिकल है, ना कोई नॉन पॉलिटिकल है जी। हर नागरिक के लिए कानून एक समान देखा, एक नजर से ही देखता है। बिल्कुल। रही बात बेल से रिलेटेड, कानून के अंदर प्रावधान दिया हुआ है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, यदि उसको जमानत मिलने का प्रावधान कानून के अंदर है तो उसको जमानत मिलेगी। इसके अंदर दो टाइप के केसेस होते हैं। एक तो होता है बेलेबल ऑफेंसेस, कानून में कैटेगरी बनाई हुई है ऑफेंसेस की जी। एक नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होता है। बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर उस एक्यूज्ड को बेल, जज ने बेल देनी ही पड़ेगी जी। और यदि वो अपना कोई जमानती पेश नहीं कर पाता है किसी कारणवश तो वो अंदर रह सकता है। अगला, कानून में यह प्रावधान किया गया कि यदि उसका कोई जमानती बनने के लिए तैयार नहीं आता तो जज जो है उसकी 1 हफ्ते तक इंतजार करेंगे। उसके बाद उसको पर्सनल बॉन्ड पर जज को छोड़ने की पावर है कि उसको पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ दिया जाएगा, उसको जमानती की आवश्यकता नहीं है। जी। रही बात नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है, तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए एप्लीकेशन लगती है। अब रही बात यदि कोई गरीब व्यक्ति है, हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर हरियाणा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में बना था जी, जो आज भी लागू है। इसी प्रकार से लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट हर स्टेट में लागू है। कोई भी व्यक्ति जिसकी सालाना इनकम 3 लाख से कम है या कोई महिला है, उसके लिए इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसी प्रकार SC/ST है, SC/ST होना चाहिए, इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है जी। या कोई हैंडीकैप्ड पर्सन है, डीफ है या इंसेन पर्सन है या माइनर है, उनके लिए इस हरियाणा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग प्राइवेट वकील ऑलरेडी हायर किए हुए होते हैं जी। और वो लोग भी जो जेल के अंदर हैं वो भी इन लोगों को हायर कर सकते हैं। उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा मिलेगी, ना कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बल्कि हाई कोर्ट में भी और अप टू द लेवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट में भी। यदि कोई भी ट्रायल है हमारे कानून के प्रावधान के अकॉर्डिंग, यदि वो व्यक्ति कहता है कि मैं खुद मेरा ट्रायल खुद कंडक्ट करूंगा तो अलग बात है। अदरवाइज वो चाहे तो उसकी इच्छा होती है कि यदि वो चाहे वकील करना गरीब है तो उसको लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग सरकार की तरफ से एक वकील मुहैया करवाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट जी। रही बात ये और कहना चाहूंगा, जेल के अंदर भी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे लीगल एड के प्रोग्राम लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड जेल में भी बार बार दिए जाते हैं कि यदि कोई बेनिफिट लेना चाहता है तो सरकार की तरफ से वो वकील का बेनिफिट ले सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई मुहैया
या सर्विस उसको प्रोवाइड नहीं की जाती, उनको हर एंगल से पूरी सुविधा दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब है तो उसको न्याय नहीं मिलेगा, न्याय सबके लिए बराबर है। बराबर है। जैसा आपने बताया कि जेल में हैं जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं कानूनी साक्षरता को लेकर के, और इसके अलावा लीगल एडिड उनको दिए जाते हैं अलग से। एक शब्द है फरलो जो आजकल बहुत सुनने में आता है और लोगों में काफ़ी भ्रांतियां भी हैं, रोष भी हैं, क्योंकि पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको लेकर के ये शब्द बहुत सुनने में आता है। तो इसको लेकर के मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा जागरूक करें कि फरलो जो है वो क्या है और इसके क्या क्राइटेरिया हैं इसको लेने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कोर्ट से रिलेटेड फरलो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। यदि कोई भी मुलजिम अंडर ट्रायल है जी, तो इसका मतलब ये है कि वो अदालत की तरफ से एक मुलजिम है, उसमें बेल का जमानत का प्रावधान है, फरलो का कोई प्रावधान नहीं है जी। एट एनी इमरजेंसी किसी भी सिचुएशन में यदि कोर्ट को सेटिस्फाई किया जाता है कि ट्रायल के दौरान कि भी मुझे बेल दी जाए जी, और कोई भी जज द्वारा सजा दे दी जाती है तो उस जज से बाहर हो जाता है, फिर वो सरकार के अंडर का सरकार का मुलजिम हो जाता है जी, वो सजाए याफ्ता होता है, फिर वो कैदी हो जाता है जी, क्योंकि उसको सजा हो चुकी है, इसलिए वो अंडर ट्रायल नहीं कहा जा सकता, कैदी। जी। जो फरलो है वो कैदी को मिलती है जी, और फरलो का जो प्रावधान है वो पंजाब जेल मैनुअल एक्ट है। हमारा हरियाणा स्टेट अलग बन गया, पहले इकट्ठा था, एक्ट हमारा पहले का ही है, पंजाब जेल मैनुअल एक्ट। और पंजाब जेल मैनुअल जो है वही दिल्ली में एप्लीकेबल है, वही पंजाब में एप्लीकेबल है, वही हरियाणा में एप्लीकेबल है। लेकिन थोड़ा थोड़ा जब हमारे स्टेट अलग हो गए तो थोड़ा थोड़ा हमने अपनी मर्जी से अल्ट्रेशन कर रखा है। जी, उस फरलो के अकॉर्डिंग एक्ट में प्रोविजन है कि मुलजिम के कंडक्ट से रिलेटेड कि अंदर उसने फर्दर कोई ऑफेंस नहीं किया, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो उसके अकॉर्डिंग हर स्टेट ने अपने अपने फरलो का एक प्रावधान किया हुआ है कि उसको एक इतने सजाए याफ्ता को उसको कितनी दिनों के बाद उसको कितना समय की फरलो मिल जाएगी। अब पहली फरलो के ऊपर यदि वो इन टाइम जो भी फरलो का जो टाइम दिया गया है उसको यदि वो सही समय पर वापस जेल में अपने आप हाजिर हो जाता है तो फर्दर फरलो का भी हकदार होता है। यदि वो समय पर हाजिर नहीं हो पाता तो आगे की फरलो भी उसकी बंद कर दी जाती है जी। और हर स्टेट के अंदर जैसे कि बहुत पुराने कैदी हैं तो उनको हमारे स्टेट के जो गवर्नर हैं कुछ सजाएं माफ़ भी कर देते हैं अच्छे अच्छे त्योहारों पर। पंजाब में भी जैसे गुरु पर्व के ऊपर हर साल सजा का प्रावधान है तो वो गवर्नर ही कर सकते हैं क्योंकि वो कोर्ट के अंडर में नहीं आता। इसलिए रही बात कि फरलो किसे दी जाए ये गवर्नर के हाथ में होता है और जेल मैनुअल एक्ट के अकॉर्डिंग ही चलता है। हाँ जी, बिल्कुल। जो क्रिमिनल केसेस हैं उनकी पेंडेंसी और हियरिंग के बीच में एक बहुत लंबा अंतराल रहता है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी है आज की तारीख में। तो इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस जो अंतराल है, जो डिफरेंस है, इसको आप कैसे एड्रेस करना चाहेंगे? अब आजकल इतना अंतराल नहीं रहा, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जजेस की संख्या भी अब हमने पहले की बजाय ज़्यादा बढ़ा दी गई है हमारी अदालतों ने जी। कुछ एक और भी जो भी वैकेंसी होती हैं कोर्ट बिल्डिंग्स को भी आगे बढ़ाया जा रहा है जी। लेकिन नो डाउट पहले की बजाय केसेस भी बढ़ रही है। बिल्कुल। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो हमने ऐसे ही है कि भी जो डिफरेंसेस हैं जो आप बता रहे हो कि लंबी तारीखों के वो केसेस के अकॉर्डिंग ही डेट्स दी जाती हैं और उसके अकॉर्डिंग हर जज की भी यही संभावना होती है कि हर तारीख के ऊपर वो खाली आगे एडजमेंट ना उस तारीख के ऊपर कोई ना कोई प्रोसीडिंग्स हो। जैसे क्रिमिनल केसेस के अंदर ज़्यादातर क्या होता है कुछ डिले हमारे विटनेसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्रिमिनल केसेस के अंदर ज़्यादातर पुलिस के विटनेस होते हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन दौरान में जो तफ्तीश की है, डॉक्टर्स भी होते हैं तो उनको एज ए विटनेस जब बुलाया जाता है कई बार वो असमर्थ होते हैं। हरियाणा सरकार के प्रोग्राम होते हैं या कहीं पर भी कोई वारदात हो जाती है तो वो लोग जो विटनेस होते हैं ऑन ड्यूटी कहीं ना कहीं डेप्यूट कर दिए जाते हैं तो उनकी रिक्वेस्ट आती है नायब कोर्ट के थ्रू कि भी ऐसे ऐसे ड्यूटी की वजह से हम नहीं आ पाते। विटनेसेस का सही समय पर ना पहुंचना कोर्ट में उसका एक कारण रहता है तो इस वजह से डिले हो जाता है। कोर्ट की तरफ से कोई डिले की प्रोसीडिंग्स नहीं होती है। आपने अभी विटनेस की बात की
कई बार देखने सुनने में आता है कि विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है, अपने बयान से मुकर जाता है। तो ऐसे में हमारे जो कोर्ट है, जो लॉ है, उसमें क्या प्रावधान है? इसके अलावा एक और जो टर्म है अंडर ऑथ परजुरी, तो उस दौरान भी हम क्या कुछ कर सकते हैं? विटनेस जो हैं उनके लिए क्या कुछ आगे प्रावधान हो जाते हैं? मैं आपसे थोड़ा सा इस बारे में भी हमारे दर्शकों को मैं जागरूक कराना चाहूँगा। कानून में हर चीज़ की व्यवस्था है जी। इतने साल से जब हमारा कानून चल रहा है तो उसमें अभी तक कोई कमी नहीं आई है। इस कमी को भी पूरा कर लिया गया, जी। ये पहले से ही किया हुआ। जी। इसमें यदि कोई भी विटनेस, भले ही चाहे वो कंप्लेनेंट हो, जो मेन विटनेस होते हैं, फॉर्मल विटनेस की, फॉर्मल विटनेस का हॉस्टाइल हो जाए तो उसका केस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इतना ज़्यादा। जी। लेकिन फॉर्मल विटनेस कब कंसीडर किए जाते हैं? जब मेन विटनेस ही जब हॉस्टाइल हो जाते हैं। जी। तब कानून ये देखता है कि इसमें सर्कमस्टांशियल एविडेंस, जो विटनेसेस, सर्कमस्टांशियल एविडेंस का मतलब ये होता है कि उनका लगातार एक दूसरे से लिंक होना, कोरोबोरेशन बोलते हैं हम उसको। जी। कि यदि एक विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है, बाकी के विटनेसेस भले ही चाहे आई विटनेस ना हो, उसकी कोरोबोरेशन, उसका लिंक अदर विटनेसेस भी बहुत होते हैं। जैसे कोई मर्डर होता है, उस मर्डर से रिलेटेड हम FSL, फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आती है कि इसी रिवॉल्वर से गोली चली है जी। और अक्यूज्ड का वो कब्जे से वो रिकवरी हुई है, तो ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस का पार्ट बन जाता है। जी। और भी कोई यदि विटनेस नहीं देखा हुआ है, फिर हम उसी कोरोबोरेशन को देखते हुए कि भी ये आर्म लाइसेंस उसी का लाइसेंस शुदा है, उसी से रिकवरी हुई है, FSL की रिपोर्ट भी वही आई है, और उससे जो गोली चली है वो गोली जो डिसीज्ड मृतक है उसकी बॉडी से मिली है। दीज टाइप्स ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस, जी। भले ही देखने वाले ने मना कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि यदि मेन विटनेस हॉस्टाइल हो जाते हैं, अप टू द लेवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि यदि मेन विटनेस, आई विटनेस भी हॉस्टाइल हो जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि अक्यूज्ड को उसका बेनिफिट मिल जाएगा और वो बरी हो जाएगा। यदि सर्कमस्टांशियल एविडेंस उसके अगेंस्ट जा रही है टोटली कोरोबोरेशन के साथ, जी। तो उसे सजा मिलेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हॉस्टाइल का वो बेनिफिट लेगा, लेकिन साथ के साथ सर्कमस्टांशियल एविडेंस को भी कंसीडर किया जाता है। जी। जी। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर विटनेस है वो हॉस्टाइल हो जाता है जी। तो उसके लिए क्या प्रावधान हाँ, है? यदि, और इसी के साथ एक और सवाल मेरा जुड़ा हुआ था कि जो शपथ लेने के बाद अगर जो आपका विटनेस है, गवाह है, वो झूठ बोलता है तो उसके लिए हमारे कानून में क्या प्रावधान है? ऐसा विटनेस जो होता है उसमें ओथ ली जाती है, विद ओथ के ही विटनेस स्टार्ट होता है। जी। विदाउट ओथ जो होता है वो सिर्फ अंडर सेक्शन 313 CRPC के अकॉर्डिंग मुलजिम अपने खुद के बयान देता है। जजेस जब चाहे ड्यूरिंग ट्रायल कभी भी 313 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। जी। लेकिन मुलजिम विदाउट ओथ देगा। जी। सिर्फ क्योंकि वो विटनेस नहीं है। जी। यदि वो डिफेंस विटनेस बन के आना चाहता है तो उसको विद ऑथ एज ए विटनेस कोई भी मुलजिम अपनी एविडेंस, जब उसकी टर्म आएगी डिफेंस विटनेसेस की, तब वो खुद भी डिफेंस विटनेस बन सकता है, अपनी सफाई दे सकता है। जी। रही बात कि यदि कोई विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ और है और कोर्ट में आके उसने अपने बयान से मुकर गया है, उस सिचुएशन के अंदर जब कोर्ट को ये लगता है कि उसके बाद भी, हॉस्टाइल विटनेस होने के बाद भी वो मुलजिम जो है सजा हो जाती है, या ऐसा उसका कोई बेनिफिट मिल जाता है, या ये लगता है कि ये वाकई हॉस्टाइल हुआ है, पहले वाली स्टेटमेंट इसके द्वारा दी गई थी जी, और यहां पर भी इसी ने दी है स्टेटमेंट जी, तो उस सिचुएशन के अंदर प्रावधान अंडर सेक्शन 340 है, 340 के अकॉर्डिंग उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन की तरफ से, सरकार की तरफ से एक एप्लीकेशन मूव की जाती है कि ये विटनेस हॉस्टाइल हुआ है और इसने मुलजिमों को फायदा पहुंचा है, तो 340 सेक्शन के तहत उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग कोर्ट की तरफ से स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके खिलाफ कुछ नहीं होता। सरकार चाहे, यदि सरकारी वकील को लगा कि भी ये गलत हुआ है, तो वो 340 की एप्लीकेशन उसी कोर्ट में दे सकता है। जी, अभी आपने जिक्र किया था सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस का, तो
ऐसा कई विशेषज्ञ हैं जो कहते हैं कि इन केसेस में जहां हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को कंसिडर करते हैं, अमूमन सजाएं या तो कम होती हैं या हो नहीं पाती हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कितनी मतलब तथ्य है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो हैं उनको हम कमज़ोर एविडेंस मान के चलें? देखिएगा, कोई भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कमज़ोर नहीं होती यदि कोरोबरेशन उसका पूरा है, यानी लिंक पूरा है। एक लिंक के साथ पूरा लिंक, उसको कहते हैं ना कि स्टार्टिंग से लेके कोई एंडिंग और कटिंग नहीं होनी चाहिए। इट इज लाइक एज ए करंट इन द वायर जी। देयर शुड नॉट बी ए डिसकनेक्टिंग इन द वायर। यदि करंट पास हो रहा है, यानी लिंक पिक्चर पूरी की पूरी यदि घूम रही है सर्कमस्टांशियल एविडेंस की, सारी सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसिस को देखते हुए, सर्कमस्टांशियल एविडेंस का ही मतलब ये होता है सभी सर्कमस्टांसिस को देखते हुए पूरी की पूरी कोरोबरेशन, चाहे भले ही मेन विटनेस हार गए, मेन विटनेस हॉस्टाइल हो गया हो जी, तो भी उसे सजा मिलेगी। हाँ, रही बात यदि लगता है कि कुछ केसेस में डिग्री के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हीनियस क्राइम है कितना है, उन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उनको सजा दी जाती है। यदि सर्कमस्टांशियल एविडेंस एक तरफ है और मेन विटनेस, यदि दोनों मिल जाते हैं तो सजा होती है। हॉस्टाइल हो जाता है तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस को कंसीडर 100% किया जाता है। जी बिल्कुल। आजकल एक टर्म है जो काफ़ी प्रचलित हो गई है, प्रोसेस इज़ द पनिशमेंट। यानी जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है उसको इतना जटिल, इतना दुश्वार बना दिया है कि जो आम इंसान है या जो भी अभियुक्त है वो अपने उसकी प्रोसेस को ही, उस प्रक्रिया में ही है ना सजा पा जाता है। एक तरह से इतना परेशान हो जाता है कि वो उसके लिए सजा जैसा हो जाता है। तो इस बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो रेमेडीज़ हैं वो क्या हो सकती हैं किसी एक्यूज्ड के लिए, और जो वैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं उनको हम किस प्रकार से यहाँ पर रोक सकते हैं? ऐसा ये भी एक भ्रांति है, कोई जटिलता नहीं है जी। बहुत ही साधारण तरीके से है। सिर्फ अनपढ़ता की वजह से, अज्ञानता की वजह से ये ऐसी भ्रांति फैली हुई है। यदि कोई पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ भी है, तो उसके लिए लीगल एड के जो प्रोग्राम है वो मैंने थोड़ी देर पहले जैसे बताया था कि जेल में भी नहीं, हम गांव के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक अवेयरनेस प्रोग्राम कई गांव में कर भी चुके हैं। हमारे हिसार की तरफ से भी हो चुका है, उसमें लीगल अवेयरनेस देने के लिए कि किसी को कोई भी चीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है कानून प्रक्रिया से संबंधित, वो फ्री में लीगल एड प्राप्त कर सकता है। हमारे यहाँ पर एडीआर सेंटर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन सेंटर, एडीआर सेंटर बना हुआ है, उसमें लीगल एड के वकील भी होते हैं। और वहां पक्का एक फोन नंबर भी कोर्ट में हर जगह, एक फोन नंबर भी हर जगह डिस्प्ले किया हुआ है जी, जिसे कोई भी कानूनी राय लेनी है फ्री ऑफ कॉस्ट वो उसे कॉल कर सकता है। इन पर्सन उसे जाना है तो वहां जाके वो राय ले सकता है। यदि खुद घर से ही ना निकले तो उसका तो इलाज है नहीं, लेकिन कानून जानने के लिए उसे खुद को जाना पड़ेगा। तो ये कोई जटिलता नहीं है, जटिलता को सरल करने के लिए हमने लीगल एड के प्रोग्राम दिए हुए हैं, वहां पर हमारे वकील बैठे हुए होते हैं। जी बिल्कुल। बस चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल मैं संक्षिप्त में थोड़ा जानना चाहूँगा कि कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड, वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में हमारे यहाँ पर प्रावधान है। तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्या होता है? और कुछ देशों में जो मृत्युदंड है इसके प्रावधानों को खत्म कर दिया गया है। तो ये जो कानून के और विधि के जो डिफरेंसेस हैं देशों के बीच में, ये इन्हें आप किस नज़र से देख पाएंगे? देखिएगा, सभी देशों को देखते हुए हमारा कानून सबसे सर्वोपरि है जी। कुछ देशों में मृत्युदंड बड़ा जल्दी दिया जाता है, कुछ देशों में मृत्युदंड का प्रावधान ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ रेयर ऑफ रेयरेस्ट का मतलब एक मध्यस्थता को ध्यान में रखते हुए हमने रखा गया है। जी। ये डिपेंड करता है कि सपोज करो जैसे कोई मर्डर है, उसमें लाइफ भी है जी, और उसमें मृत्युदंड भी है, लेकिन वहां पर डिग्री को देखा जाता है, मेंटल स्टेटस ऑफ द एक्यूज्ड कि वो कितना क्राइम की कितनी हाई डिग्री तक है। जैसे किसी को काट के बुरे तरीके से भी, ऐसे लोग बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट होते हैं, तो उन लोगों को मृत्युदंड दिया जाता है जी। और जिनका यदि इतना मेंटल स्टेटस जो है इतना क्रिमिनल नहीं है तो उनको मृत्युदंड नहीं दिया जाता। तो इट इज आल्सो वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल जी। कानून के इन तमाम सवालों पर लोगों में जागरूकता लेके आने के लिए और जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेंद्र ढुल जी, जो हमारे बीच उपस्थित रहे हमारे साथ अतिथि के तौर पर, और आपने जो ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी कि किस तरह से जो लोगों में भ्रांतियां उन्हें दूर किया जाए और कानून किस तरह से सबके लिए एक जैसा है, सबको एक साथ लेकर चलता है और कितनी तरह की सुविधाएं हम सबको देता है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी। नमस्कार।